Good morning, students. Today we'll be discussing about forest society and colonialism. फॉरेस्ट सोसाइटी यानी जंगलों में रहने वाले लोग एंड कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। ये बड़ी अचंभे की बात है कि हम कॉलोनियलिज्म की बात जब करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने न केवल देशों और उनके समाजों, शहरों और गाँवों की स्थिति बदली, बल्कि यहाँ तक कि दुनिया भर में जंगलों के हालात को भी बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और ये हालात अच्छाई के लिए नहीं थे। विकास वहाँ की जनजातियों के गांव में रहने वाले, जो जंगल में रहने वाले जनजातियाँ थीं, उनके विकास के लिए नहीं थे, बल्कि ये उपनिवेशों के जो उपनिवेशक थे, उनके जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स थे, ये उनके हित में फॉरेस्ट की जो संपदा है, जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज हैं, उनके बहुत ही घृणित तरीके से दोहन की बात है। और इस पूरे प्रयास में न केवल उन्होंने अपना दोहन किया, जंगलों के जो भी लकड़ियां हैं, जो फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड इवन जूलॉजिकल रिसोर्सेज, जो जानवर थे उनका जो दोहन किया और नष्ट किया, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से उस जंगल पे आश्रित जनजातियों के जीवन को तबाह कर दिया। आज अगर हम देखें इसमें तो कॉलोनियलिज्म में हम इस पर्टिकुलर यूनिट में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले व्हाई डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई क्यों हुई। देन द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा ये चैप्टर ये बताने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी भारत में हुआ और अंग्रेज़ कॉलोनियल पावर्स ने जो कुछ भी कहा, वो केवल अंग्रेज़ों तक सीमित नहीं था और न ही वो केवल भारत तक सीमित था, बल्कि अंग्रेज़ों के बजाय इवन हॉलैंड के आने वाले जो डच लोग थे और जिन्होंने इंडोनेशिया वगैरह में चारों तरफ अपनी कॉलोनी कायम कर रखी थी, उन्होंने भी उतना ही बुरी तरीके से फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का दोहन किया। पहले हम जानना चाहेंगे कि वाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, जंगलों की अंधाधुंध कटाई क्यों हुई। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि 1700 से लेकर 1995 के बीच, यानी 1700 से लेके जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तकरीबन शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, और 1995 तक 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट was destroyed. 9.3% of world's total area was destroyed. दुनिया का तकरीबन 9.3% यानी 10% हिस्सा जो जंगलों से आच्छादित था, उसको ख़त्म कर दिया गया। What is deforestation? The disappearance of forest is referred as deforestation. जंगलों का डिसअपियर होना, गायब हो जाना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी आपदा है पूरी सृष्टि पे, मानवता के ऊपर। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है आज की डेट में, उसके लिए भी वो ज़िम्मेदार हैं, वो उसको बचत करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज हम अगर कोई भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति की बात करें, टेबल और मेज कुर्सियां भी अगर हम देख लें तो वो भी जंगलों से ही आती है। जंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली जो आज भी हम रेन फॉरेस्ट को कहते हैं कि जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बेसिकली दे आर द ऑक्सीजन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। वो ऑक्सीजन उत्सर्जन करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे इस पृथ्वी पे जीवन को संभव बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद शहरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ी और गाँव से लोगों का पलायन होने लगा। एक बहुत बड़ी आबादी शहरों की तरफ थी और वो उस दरमियान न केवल एक अच्छे रहन सहन की वजह से, चाहे जो भी कारण रहे हों, जनसंख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। इस बढ़ते हुए जनसंख्या की वृद्धि के लिए उन्हें भोजन चाहिए था, अन्न चाहिए था, अनाज चाहिए था। और इस अनाज के लिए जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स थे उनको एक ही बात समझ में आती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की सफाई करिए, काटिए उनको और उसके बदले उस ज़मीन को कल्टीवेबल कीजिए। अब चाहे तो बेसिकली उस समय अगर ये कॉलोनियल पावर्स चाहे होते तो खेती के तौर तरीक़ों में सुधार के उपलब्ध उस ज़मीन से ही अच्छी भली फसल को जा सकते थे, लेकिन ना तो जंगल उनके थे, ना वहाँ पे रहने वाले लोग उनके थे। उन्हें तो बस जंगलों को काट के और जो खेती योग्य ज़मीन है उससे अनाज उपजे जिसको वो अपने बाज़ारों में अपने यहाँ पे भेज सकें, बस इससे उनको मतलब था। तो इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए ज़मीनों को खेती योग्य ज़मीन बनाने के लिए जंगल कटते गए। दूसरा कारण ये था कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स को प्रश्रय दिया। कमर्शियल क्रॉप्स यानी जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन, ये सब इसलिए किया कि न केवल व्हीट और इत्यादि उनके बढ़ते हुए पॉपुलेशन को भोजन दे, बल्कि जूट और कॉटन उनकी अपनी जो टेक्सटाइल मिलें थी जो वहाँ पे लगी हुई थी, उन टेक्सटाइल मिलों के लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पे भी वो उपलब्ध थे। तो इस कारण भी उन्होंने जंगलों की खूब सफाई की, कटाई की और जंगलों से जो ज़मीन निकल के आ रही थी उस पर उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स उपजाए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कॉलोनियल मास्टर्स थे अंग्रेज़, दे हैड देयर ओन नोशन ऑफ डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन। उनको लगता था कि सिविलाइजेशन का मतलब शहरीकरण होता है और गांव में रहने वाले, शहर में न रहने वाले, जो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं वो विकसित नहीं है, वो सिविलाइज्ड नहीं है। और यह उनकी एक नैतिक धार्मिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको सिविलाइज्ड करें और शहरी ज़िंदगी दें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस जंगल को काट के वहाँ पे एक शहर नगर बसा के उनकी ज़िंदगी से के साथ जो खिलवाड़ हुआ और उनकी लाखों लोग जो मर रहे हैं रोज़गार न होने की वजह से, इससे उन्हें चिंता नहीं थी। उनका अपना एक नोशन था कि जंगल्स, दैट इज़ द वाइल्डरनेस, दे आर नॉट सूटेबल फॉर सिविलाइजेशन, तो उनको ख़त्म होना चाहिए। ब्रिटिश की एक और ख़ासियत थी, जब अंग्रेज आए तो उनको एक तो ये कि जहाँ दुनिया भर में जहाँ भी वो गए उन्हें उस ज़मीन का, उस कॉलोनी का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए रेलवे लाइन बिछानी होती थी। रेलवे लाइन इसलिए बिछानी होती थी कि उस देश के अंदरूनी हिस्सों से जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, उनको आराम से ढो के बंदरगाहों तक लाया जा सके और शिप पे उन्हें फिर बेचा जा सके, शिप पे भेजा जा सके। तो इस वजह से उन्होंने दुनिया भर में रेलवे लाइंस विकसित की। हाँ, रेलवे लाइंस का लाभ हुआ, लेकिन ये लाभ उस देश की जनता को उतना नहीं हुआ जितना कि अंग्रेज़ों ने इसका लाभ खुद लिया और उसकी बहुत बड़ी कीमत उस देश से, उस देश की जनता के रिसोर्सेज से, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से उसकी पूरी की। तो अगर हम देखें इन सब चीज़ों को तो उनको रेलवे लाइन बनाने थे, रेलवे ट्रैक्स बनाने थे और यू विल बी सरप्राइज्ड, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हमें ढेर सारे स्लीपर्स की ज़रूरत होती है। स्लीपर्स यानी आपने अक्सर देखा होगा रेलवे ट्रैक्स जो बनते हैं, दो रेलवे की लाइनें होती हैं और उनके बीच में लकड़ी के, पहले तो लकड़ी के होते थे, अब तो कंक्रीट के होने लगे हैं। तो दो लकड़ी के और कंक्रीट के दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए स्लीपर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि वो रेलवे ट्रैक जो है, जब गाड़ी चले, ट्रेन चले तो इधर उधर ना हो, वो अब मुस्तैदी से मजबूती के साथ अपने ट्रैक पे ही कायम रहें।
तो रेलवे उस वक्त जो है, आज की डेट में तो रेलवे स्लीपर्स जो हैं यूँ समझ लीजिए कि वो कंक्रीट से बन रहे हैं, लेकिन तब जो है वो टीक से बनते थे, लकड़ी से बनते थे। और लकड़ी से बनने वाले ये जो रेलवे स्लीपर्स थे, इन्होंने आप यूँ समझ लीजिए कि 1 मील रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए कम से कम 1760 से लेके 2000 रेलवे स्लीपर्स की आवश्यकता होती थी। रेलवे स्लीपर्स की आप लंबाई चौड़ाई देख लीजिए और कितनी सी लकड़ी उन्हें चाहिए। अब एक अजीब बात थी, एक विशेष बात आई थी, जब उन्हें रेलवे ट्रैक बनाने के लिए स्लीपर्स की ज़रूरत होती थी तो उन्हें सीधी लंबी मजबूत लकड़ी चाहिए थी। तो वो जो उनकी ज़रूरत थी, उस ज़रूरत की लकड़ी हिंदुस्तान में या किसी भी कॉलोनी में जहाँ पे वो कब्ज़ा कर रखा था, कॉलोनीज़ बना रखी थी, उपनिवेश अपना कायम कर रखा था, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं था कि उस किस्म की लकड़ी उपलब्ध हो। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन था, जो फॉरेस्ट थे, उनको काटा और फिर वहाँ पे उन्होंने टीक और इत्यादि की ऐसी लकड़ी उत्पादन किया, उनका प्लांटेशन लगाया, लंबे लंबे प्लांटेशंस लगाए उन्होंने, जिससे कि उन्हें लंबी मजबूत लकड़ी रेलवे ट्रैक्स बिछाने के काम आए। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर आज की डेट में हम देखें तो इसका बहुत बड़ा नुकसान देश के वन संपदा को हुआ, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ए स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इफ यू लुक एट इट, इट कंटेन्स मोर देन 500 वैरायटीज ऑफ ट्रीज। 500 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं ट्रीज़ की। उन्होंने इस सारी वैरायटी को काट डाला और उसकी जगह लंबे लंबे दूर दूर तक लाइनें बना दी थी उन्होंने एक किस्म की प्लांट्स की, जिसे वो प्लांटेशंस कहते थे। तो इसने एक हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म किया। व्हाट इज अ प्लांटेशन? इफ़ यू लुक एट इट, प्लांटेशन इज अ लॉन्ग रो ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट्स। अब वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे उनके लंबे लंबे लाइनें होती थी प्लांट्स की, और उस हिसाब से उनको अपने प्लांटेशन को मैनेज करना आसान होता था, उसकी ग्रोथ कराना आसान था। बट ऑल दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब अगर हम आए तो राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। सच्चाई ये थी कि ये शब्द बहुत अच्छा है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री। हालांकि अंग्रेज़ों ने इस पूरे चीज़ को एक हिसाब से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जब भारत में आए तो यहाँ के अकूत जंगली संपदा को देख के और यहाँ पे खेती बाड़ी के उपयोग के हिसाब से भी और अपने किस्म के पेड़ों को पनपा सकें, उगा सकें, प्लांटेशंस लगा सकें, इसके लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया। ये जर्मन एक्सपर्ट था डायट्रिस ब्रैंडिश। डायट्रिस ब्रैंडिश ने समझाया कि हमें जंगलों का वर्गीकरण करना होगा और ये 3 वर्ग में होंगे: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ जो जंगलों की बेस्ट एरियाज़ होंगी, और कई बार तो वो जंगलों की 2/3 से ज़्यादा हो जाती थी, पूरे जंगल के 2/3 से ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन एरिया होती थी, उसको वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्लांटेशन के लिए रिज़र्व कर लेते थे। और वहाँ पे किसी जनजाति का, वहाँ के जंगल में रहने वाले आदिवासियों का वहाँ जाना, वहाँ से लकड़ी लाना, वहाँ के फार्म फॉरेस्ट का कोई भी प्रोड्यूस छूना, ले आना अपराध था, जिसके लिए उन्हें जेल हो सकती थी। फिर उन्होंने एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो एरियाज थे जिसमें वो प्लांटेशन तो करते थे, लेकिन कुछ हद तक वो उस एरिया में लोगों को कुछ सीमित स्तर तक ग्रेजिंग कर सकें और वो अपने उपयोग की चीज़ें ला सकें सीमित तौर पे, ये अलाउड था। इसके बाद विलेज फॉरेस्ट था, जो ऐसे फॉरेस्ट जो विशेष बड़े फॉरेस्ट नहीं होते थे, छोटे मोटे फॉरेस्ट होते थे, वो उन्होंने छोड़ रखा था गांव के लोगों के लिए, उनकी अपनी आवश्यकता के लिए। तो सबसे पहले तो उसने इन 3 चीज़ों का वर्गीकरण कराया। फिर इन 3 चीज़ों, इनके वर्गीकरण के बाद जनता को
रोका जा सके इन सब सारी जगहों से आने जाने से, और जंगलों को अपने हिसाब से उसका दोहन किया जा सके, उसके लिए उसे एक कानूनी वैधता चाहिए थी। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लाया गया, जिसके तहत इन जो वर्गीकृत जो जंगल थे और इसमें क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, और अगर वहाँ के जनजाति उस जंगलों में जाती है तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है, इन सारी चीज़ों का उसमें अच्छा खासा प्राविधान था। दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रैंडिस ये चाहता था, ही वांटेड पीपल टू बी ट्रेन्ड इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड साइंस ऑफ कंजर्वेशन। टू दैट एक्सटेंट इफ़ ही वॉज टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन तो ठीक था। तो उनका मतलब ये था कि आप जंगलों की अंधाधुंध कटाई मत करिए। कहीं ना कहीं जनजातियों द्वारा लकड़ियों को काटना उन्हें अंधाधुंध कटाई लगती थी, जबकि जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को काट के तहस नहस करके अपने प्लांटेशंस लगाने को वो ऐसा नहीं सोचते थे। तो इसको उन्होंने किया, और इसके लिए उन्होंने एक द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इस तरह से एक सोच विकसित हुई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की। और सच्चाई ये है कि वो कतई साइंटिफिक नहीं था। अगर थोड़ा भी साइंटिफिक उसमें साइंस की चीज़ रही होती तो इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी को एक सिंगल प्लांट लगाने के लिए नहीं काटा जा सकता था, लेकिन साइंटिफिक नाम दिया गया उसको। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 था, ये समय समय पे इसमें संशोधन भी हुए, और 1878 में भी जो ये चला 1878 और 1927 में इसका संशोधन हुआ। लेकिन ये बात आज कहने की है कि कहीं ना कहीं इन बातों से कॉलोनियल पावर्स ने जंगलों की कटाई का एक ऐसा अध्याय शुरू किया जो ख़त्म ही नहीं हो सका। जंगल ख़त्म होते चले गए, ख़त्म होते चले गए, और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये माना जाता है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज के ज्योग्राफी में, भूगोल में कम से कम 1/3 हिस्सा उसका घने जंगलों से आच्छादित होना चाहिए। घने जंगलों से आच्छादन इस देश का कम हुआ है। ये बात और है कि आज़ादी के बाद की इन सरकारों ने घने जंगलों का आच्छादन को बढ़ाया है, और ढेर सारी ऐसी योजनाएं चलाई जैसे कि जंगल और जंगली जानवर सुरक्षित रह सके। कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स को उन्होंने जो शुरू किया था, जो भारत सरकार ने शुरू किया, तो टाइगर्स को इसलिए कंजर्वेशन को शुरू किया उन्होंने कि टाइगर जो हैं जंगल की लाइफ में दे आर एट द पिनेकल ऑफ फूड चेन, और सबसे टॉप पे होते हैं। अगर टाइगर जीवित है तो इसका मतलब है कि वहाँ हिरणों की संख्या अच्छी खासी है। अगर हिरन है तो इसका मतलब वेजिटेशन अच्छा खासा है। अगर वेजिटेशन है तो इसका मतलब जीवन है वहाँ। तो इस तरह से टाइगर कंजर्वेशन और अलग अलग जानवर्स के कंजर्वेशन की योजनाएं चली, जिन्होंने निश्चित तौर पे जंगलों को बचाए रखने में काफ़ी योगदान दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भी हमारी ज़्यादातर यूरोप से ही आती है, और उस यूरोप से टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमें आज भी जो यूरोपियन का जंगलों का दोहन था वो कुछ हद तक आज भी कायम है, लेकिन फिर विकास की शायद ये कीमत है। How were the lives of people affected by these forest laws, these forest regulations and the colonial powers? उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोगों की ज़िंदगी इतनी प्रभावित हुई? तो पहली चीज़ तो ये देखनी होगी कि फॉरेस्ट में रहने वाले, उसके आसपास के रहने वाले जो जनजातियां हैं, जंगल उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उनकी दिमाग में, उनमें एक ये सोच होती थी कि ये जंगल हमारे अपने हैं, और पृथ्वी माता ने हमें ये जंगल दिया है, और इस जंगल को हमें बचा के रखना है, जिससे कि ये जंगल हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी काम आए। ज़्यादातर उनकी ये सोच होती थी कि खेती करना उचित नहीं है, क्योंकि खेती करने के लिए जब ज़मीन पे हम हल चलाते हैं तो पृथ्वी माता का भूमि का हम सीना चीरते हैं, और ये कष्टप्रद होता है पृथ्वी के लिए, इसलिए खेती करना उचित नहीं है। शायद एक ये लॉजिक थी जंगलों को बचाए रखने के लिए, कि हमारे समाज में, हमारे धर्म ने उनको एक लॉजिक दी थी कि धर्म इसी वजह से, शायद इसी वजह से जंगल बचे रहें। हमारे ऋषि मुनि भी हमेशा जंगलों में ही जाके पूजा पाठ करते थे,
तो जंगलों का इस देश के इतिहास से और धर्म से बहुत गहरा नाता था। जंगल के लोग ही ऐसे थे। भगवान राम को भी ले तो वो जंगल में वनवासी हुए थे और वनवास में 14 साल रहे थे। यहाँ तक कि पांडवों की भी बात करें महाभारत की, तो वो भी जंगलों में रहे थे और जंगल में रहने वाले लोगों से उनकी बड़ी दोस्ती थी और सब एक था। तो हमारा जो जीवन था, चाहे वो शहर का हो, चाहे एक गांव में रहने वाले किसान का हो, चाहे जंगल में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति का हो, जनजाति का हो, सबका जुड़ा हुआ था और जंगल सबके लिए महत्वपूर्ण थे और ये पूरा समाज इस बात को जानता था। लेकिन ये जो अंग्रेज आए, जो कॉलोनियल पावर्स आई, इन्होंने सब कुछ बदल दिया। गांव के लोग जो जंगलों से लीव्स, फ्रूट्स और रूट्स और फॉडर अपने जानवरों के लिए लेते थे, वो सब बंद हो गया। जंगली जो जनजातियां, वहाँ की जंगल में रहने वाले लोग थे, वो जंगलों से बहुत कुछ लेते थे, फल पौधे और अपने जानवरों के लिए चारा लेते थे और रूट्स लेते थे, ढेर सारी हर्ब्स, दवाइयों के लिए वो लेते थे, मेडिसिनल हर्ब्स और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें होती थी। बैम्बू चाहिए होता था अपने घर के चारों तरफ फेंस लगाने के लिए, और वो आवश्यकता के हिसाब से पेड़ काट के अपने घर मकान भी बनाते थे, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड यूज होता था। जिस तरह से कॉलोनियल पावर्स ने अंधाधुंध कटाई की रेलवे लाइन बिछाने के लिए, उस किस्म की कोई चीज़ वहाँ नहीं थी। तो सडनली वे जनजातियाँ जो ये मानती थीं कि ये जंगल उनका है और जंगल उनका अपना है, अपना हिस्सा है, एकाएक जंगलों में जाने से रोक दिया गया। जंगल की वो चीज़ें जो उनकी अपनी थीं और जिससे वो अपनी जीवन को सुचारू रूप से चला सकते थे और जंगलों की देखभाल भी करते थे, वहाँ वो एकाएक उनका वहाँ आना जाना, जंगल से कुछ भी लेना इल्लीगल हो गया। वो अपने ही जंगलों में चोर हो गए और गिरफ्तार करके जेल डाला जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। इस फॉरेस्ट रूल्स ने, यहाँ तक कि जो कानून था, इसने कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जनजातियों के जो कल्टीवेशन का तरीका था उसको भी प्रभावित किया। मैदानों में अगर देख लें तो लोगों ने कल्टीवेशन को, मैदानों को काट रखा है और रेगुलर बेसिस पे साल दर साल उसी ज़मीन के टुकड़े पे वो खेती करते चलते हैं। इसके लिए उर्वरक और इत्यादि चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो जनजातियाँ थीं, जंगल के एक छोटे से हिस्से को वो काटती थीं, और काटती क्या थी, उसमें आग लगा देती थीं, जिससे कि वो, और इस बात का ध्यान रखती थीं कि वो आग पूरे जंगल में न फैले। और इसके बाद जब पेड़ वहाँ ख़त्म हो जाते थे, उसकी राख वगैरह उसमें होती थी तो उस ज़मीन में मिल जाती थी और फिर वो छोटे स्तर पे उस जगह पे खेती करते थे। अगर आप इसे देखें तो ये पूरी दुनिया में प्रचलित था। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो इस किस्म की खेती को लेडिंग कहा जाता था। सेंट्रल अमेरिका में देखें तो इसे मिल्पा कहा जाता था, मिल्पा, MILPA। अफ्रीका में देखें तो इसे टैरी कहा जाता था, और इस तरह से श्रीलंका में देखें तो इसे चीने कहा जाता था, चेना। और अगर हम इंडिया में देखें तो इसे झूम कहा जाता था, या ध्या कहा जाता था, या नेवाड़ कहा जाता था, या बेवर, ये सारी चीज़ें इस तरह से इन्हें कहा जाता था। कुमरी भी कहा जाता था। ज़्यादातर इन जंगलों के एक हिस्से को जला के ख़त्म करके उसमें खेती करते थे, और ज़्यादातर भारत में चाहे कहीं पे भी मिलेट्स का उत्पादन होता था। तो इस तरह से जंगल में रहने वाले जो जनजातियाँ थीं, हमारे जो जंगल में रहने वाले भाई बंधु थे, जनजाति भाई बंधु, ये भी जंगल से ही उन चीज़ों को लेते थे। जंगल के जो प्रोड्यूस थे उनके साथ साथ आवश्यकता के हिसाब से मिलेट्स वगैरह, बाजरा वगैरह का भी वो उत्पादन करके वो अपनी खेती कर लेते थे। तो इसको आज अगर हम देखें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बेसिक मतलब ये था कि वो शिफ्ट होते रहते थे। जंगल के एक टुकड़े को जलाने के बाद कुछ साल, 2 साल, 3 साल वहाँ खेती करने के बाद, 4 साल खेती करने के बाद, जब उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति छीड़ हो जाती थी, तब वो वहाँ से चले जाते तो जंगल के दूसरे हिस्से को जला के करते थे। नो डाउट इस तरीके से जंगल का नुकसान होता था और खेती का ये बहुत ही उपयुक्त तरीका नहीं था। लेकिन उस समय जो खेती की जो जानकारियाँ उपलब्ध थी उसके हिसाब से ये उनका एक अपना जीवन था।
जीवन शैली थी, और ये इस जीवन शैली में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि कॉलोनियल पावर के अपने आवश्यकता और लूट की वजह से नुकसान हुआ। कॉलोनियल पावर्स को इस किस्म की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी शिफ्ट होते रहना, जंगल के एक ट्रैक को साफ करके खेती करके उर्वरा शक्ति खत्म हो जाए, जब उसकी उपजाऊपन खत्म हो जाए तो जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाने को शिफ्ट करना, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। ये पूरी दुनिया में हो रहा था और इस तरह से वो खेती करते रहते थे। लेकिन होता ये था कि जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे तो जंगल का वो हिस्सा छूट जाता था और 12 से 18 सालों के बीच में वहाँ फिर से घने जंगल और उसी किस्म के घने जंगल जो आसपास हैं चलता था। तो एक हिसाब से कहिए तो बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन हो ही जाती थी। अक्सर इस तरह से अगर आप देखें तो अ मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन। सेंट्रल इंडिया में मिलेट्स, ब्राज़ील वगैरह में मैनियोक या कोसावा, लैटिन अमेरिका में मेज एंड बीन्स, इनको वो उपजाते थे। अब यूरोपियंस को ये लगता था कि यार ये प्रैक्टिस तो जला दे रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि पास में हमारा जो कमर्शियल प्लांटेशन है वो भी जल जाए। एक तो उसका उनको बड़ा खतरा महसूस होता था और दूसरी चीज़ ये थी कि वो ये मान के चलते थे कि भाई जंगल तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए हैं, जंगलों का दोहन करना पे उनका अधिकार है। और इस तरह से उन्होंने किया कि आप सोचिए, जंगलों की कटाई का ठेका उन्होंने अपने लोगों को दिया, वाइट कॉन्ट्रैक्टर्स, जिन्होंने छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया, और इस तरह से जंगल को आवश्यकता के हिसाब से जो लकड़ी काटी जाती थी वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया। वे कॉन्ट्रैक्टर्स इन जंगल में रहने वाले जनजातियों का दोहन भी करते थे, शारीरिक दोहन भी करते थे, आर्थिक दोहन भी करते थे। पुलिस का आदमी, चौकीदार पहुंच जाता था तो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी कि आप उसे खाना खिलाइए पिलाइए, जबकि वो गांव के भले के लिए तो कतई नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने किया। दूसरे, उन्होंने भारतीय जंगलों में एक चीज़ और देखी और उन्होंने ये देखा कि भाई जंगल में शेर बहुत है। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत बड़े तादाद पे उन्होंने जंगलों को हंटिंग की और जो बड़े बड़े जानवर थे उनको मारा। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रॉफ़ी और इनाम तक घोषित किया था कि कौन कितना जानवर मार सकता है। 1875 से लेकर 1925 तक, यानी मुश्किल से 50 सालों में जब हंटिंग शुरू हुई, हंटिंग पहले भी होती थी, हमारे देश के राजा महाराजा हंटिंग करते थे, लेकिन कितना हंटिंग, एक राजा उसके साथ कुछ और लोग और एक या दो शेर को मारते थे और कई सालों के बाद ये करते थे। लेकिन उन्होंने बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हंटिंग की, क्योंकि इनको हंटिंग और शेरों के डर से जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो घने जंगलों में नहीं जा पाते थे और वो उनको निरापद नहीं लगता था। वहाँ पे कुछ ना कुछ कष्ट समझ में आता था कि यार कभी भी जंगली जानवर आ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने जंगली जानवरों का सफाया सिस्टमैटिकली शुरू किया। एंड फ्रॉम 1875 टू 1925, दैट इज़ इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 50 years, द ब्रिटिशर्स वर एबल टू किल 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopards and more than 2 lakh wolves. I mean, tiger became a sporting trophy. एक ये हुआ कि भाई हम शेर को मार सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये प्रचलन ऐसा फैला और ऐसा फैलाया गया कि सरगुजा के राजा अकेले उन्होंने अपने दम पे अप टू 1957 ही हैड किल्ड 1157 टाइगर्स। 1157 टाइगर्स तो महाराजा सरगुजा ने अकेले मारे थे। 2000 से ज़्यादा लेपर्ड्स मारे थे। और यहाँ तक कि एक और इंग्लिश, जॉर्ज यूल, ही हैड किल्ड मोर देन 400 टाइगर्स। और ढेर सारे अंग्रेज़ थे जो जंगलों में शिकार के रूप में शिकार करने जाते थे और शिकारी के तौर पे ये अपने मशहूर भी थे। उन्होंने शिकारों में यात्रा के दौरान शेरों को किस तरह से मारा, इसकी कहानियाँ भी अच्छी खासी लिखी और बड़े सम्मान के पात्र भी हैं वो लोग। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के पीछे उनकी कॉलोनियल लूट की जो मानसिकता थी वो इस सब पे कार्य कर रही थी। जंगल के लोग सदियों से उन जंगलों के आसपास रहते थे, उसके साथ उनकी अपनी एक जीवन शैली विकसित हुई थी। जंगल के प्रोड्यूस को, छोटे मोटी चीज़ों को बेचना
और उससे अपना जीवन जीना ये था। हमारे मध्यकाल के इतिहास में भी ऐसा दर्ज है कि छत्तीसगढ़ उधर के आसपास के जंगलों में हाथी दांत और हाथियों की को पकड़ के जंगल के लोग हाथी बेचा करते थे और अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी जीते थे। इसके अलावा जंगल से उत्पादित होने वाले जो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं, जो सारी चीज़ें थी, वो सब भी वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन एकाएक जब नए कानून आए जंगल के, तो इन कानूनों के बाद अब जंगल से उनका नाता ही कट गया और इस चीज़ ने पूरी तरीके से, अगर आप देखें तो उनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। जिन जंगलों पे विदेशों में, भारत में तो लोग जंगल के प्रोड्यूस का व्यापार करते थे, लेकिन विदेशों में ऐसा संभव नहीं था। ढेर सारे अफ्रीका वगैरह में दे डिडंट नो द स्किल्स ऑफ ट्रेडिंग एज द इंडियंस न्यू, तो उनको तो ट्रेडिंग कर नहीं पाए और ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ा। भारत में पहले से ही थे तो ढेर सारे जंगल के लोग ट्रेडिंग करने लगे, लेकिन कितने इक्के दुक्के लोग, बहुत कम संख्या में। अगर हम देखें तो फिर इन जंगल के ही लोगों को वो अपने प्लांटेशंस में नौकरी देने लगे और वो जो जंगल का मालिक था वो धीरे धीरे उन प्लांटेशंस का नौकर बन गया। और ढेर सारे ब्रिटिशर्स ने इस तरह से ट्रेड को भी रेगुलेट कर रखा था। ट्रेड आज भी रेगुलेटेड है। जंगलों के बचत के लिए हाथियों की जो संख्या ख़त्म होती जा रही है, शेरों की जो संख्या ख़त्म हो जा रही है, तो जानवरों के बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी ट्रेडिंग आज भी बैन है। तो इस तरह से था और उनकी ग्रेजिंग और हंटिंग जो थी वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो इस तरह से अगर देखें तो कॉलोनियल पावर्स ने पूरी तरह से जो है लोगों के जीवन शैली को प्रभावित किया। अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनियल मास्टर्स ने जंगलों के साथ क्या किया दूसरे देशों में। ख़ास तौर पे अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो जावा में भी डच जो थे, हॉलैंड के निवासी थे, ये भी यूरोपियन थे, इनका कब्ज़ा था और इन्होंने वहाँ के जंगलात को भी अपने कब्ज़े में लिया था। तो 1755 में ऐसा एक कहानी है छोटी सी कि जावा में रहने वाले कलंग नाम की जो जनजाति थी, ये जंगलों की देखभाल करते थे, जंगलों की कटाई करते थे और ये लोग इस कार्य में बड़े निपुण थे। ऐसा माना जाता है कि जब जावा का राज्य का बंटवारा हुआ 1755 में, तो दोनों राजाओं ने वहाँ के कलंग के जो जनजाति थी इनका भी बड़े कायदे से एक एक करके बंटवारा किया, क्योंकि ये जंगलों के देखभाल के लिए इतने महत्वपूर्ण थे, निपुण थे कि इनके बिना कोई भी राजा जंगलों की देखभाल नहीं कर सकता था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में हर जगह जनजातियों का अपने समाज के साथ बड़ा गहरा जुड़ाव था और वो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो अगर हम देखें जावा में डच ने क्या किया, तो डच भी जब आए तो उन्होंने कलंग के साथ ऐसा ही करना शुरू किया। 1770 में फिर कलंग्स जो हैं, वहाँ के जो जनजाति थी, जो इतनी जंगलों से जुड़ी हुई जनजाति थी, उसने इसका विरोध किया और डच का एक फोर्ट था जोना में, डच फोर्ट, उसको उन्होंने जला दिया और उस पर बहुत विरोध किया। और इनके इस चीज़ का विरोध न केवल भारत में हुआ था, जैसे वहाँ पे भी हुआ था 1770 में। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि जब डच आए तो उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए, स्पेशल एरियाज़ उन्हें तय की। उन स्पेशल एरियाज़ में ही आप कुछ बंदिशों के साथ थोड़े बहुत कार्य कर सकते थे, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली रेगुलेटेड कार्य थे। और यहाँ तक कि उन्होंने जो जनजातियाँ थीं आसपास की, उन पे एक रेंट लगाया कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको ये रेंट देना होगा। फिर वो रेंट माफ़ करते थे इस शर्त पे कि आप हमारे लिए जंगलों को काटिए और उनकी देखभाल कीजिए। 1890 में 1890 में सुरंतिका सामिन नाम के एक व्यक्ति थे जो रांडू नातुंग एरिए के थे। इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, यू यूरोपियंस, यू हैव नॉट क्रिएटेड द लैंड, द विंड, द फॉरेस्ट एंड द वुड्स एंड ऑल।
तो आप इनको, आपने इनको नहीं क्रिएट किया है, लिहाजा आप हमसे कुछ ले नहीं सकते इनके बदले पे, और आप इनके मालिक नहीं हैं। सामिन ने एक बात कही कि भाई इसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने, सामिन के कहने पे जनजातियों ने पेमेंट देना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया, रेंट देना बंद कर दिया, और फाइन्स वगैरह भी कुछ नहीं दे रहे थे, और न ही उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे थे। तो इस तरह से जो भी सामिन के समर्थक थे 1890 में जो उन्होंने इसका विरोध किया, वो सामिनिस्ट कहलाए, सामिनिस्ट। तो एक हिसाब से सोरंतिको सामिन, इन्होंने भी जावा में विरोध किया 1890 में, जैसा कि हमने पहले देखा कि कलंग ने भी एक विरोध किया था 1770 में, लेकिन उसके 100 साल बाद फिर सोरंतिको सामिन ने भी 1890 में विरोध किया। जंगलों का नुकसान कॉलोनियल पावर्स ने तो किया ही। जब ये कॉलोनियल पावर्स यूरोप में अपने कॉलोनियल एरियाज़ के लिए, कॉलोनीज के लिए लड़ने लगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो भी जंगलों की बड़ी अंधाधुंध कटाई हुई, क्योंकि तब तो लड़ाई हो रही थी। और लड़ाई के समय चूँकि आपातकाल था, तो उस समय उन्होंने सारे नियम जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की थी, उसको ताक पे रख दिया था, और जंगलों की कटाई से संबंधित जो कुछ भी करना था उसे वो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें हर हालत में लड़ाई जीतनी थी। जंगल उनके लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं थे, और फिर वो तो उनके भी जंगल नहीं थे, उनके अपने जंगल थे नहीं। तो इस तरह से इन्होंने कभी किसी का ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर हम देखें तो भारत एक मैदानी इलाका है, ये मैदानों में आज भी जंगल हैं, जंगलों में शेर भी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये केवल इनके विरोध का था, जनता पहले से जुड़ी हुई थी जंगलों से, और हमारे देश में एक परंपरा रही है वन देवी की, जंगलों के देवता की, कुल देवता को पूजने की, और यहाँ तक कि ढेर सारी ऐसी जनजातियाँ हैं हमारे देश में जो जंगलों को वो अपना मानती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं, और शायद यही कारण था कि वो सुरक्षित रही, बची रह गई। हमारे यहाँ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की एक सोच बहुत पहले से थी, ख़ासतौर पे जब आज़ादी आई है, तो आज़ादी के बाद इस देश ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लागू किया। ढेर सारे नियम कानून तो वैसे ही हैं, लेकिन उसमें आवश्यकता के हिसाब से, जनजातियों की आवश्यकता के हिसाब से उन छूट दी गई है, और ढेर सारी जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, जिससे कि ये अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। अंग्रेज़ों के समय जो ये विस्थापित हो चुके थे, उनको रिजर्वेशन के ज़रिए फिर से उनका किया गया है, उनको देखभाल करने का एक प्रयास किया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फॉरेस्ट और जो कॉलोनियल पावर्स थे, फॉरेस्ट सोसाइटीज और कॉलोनियल पावर्स का जुड़ा ये हमारा जो यूनिट था, ये ख़त्म होता है, इसके चारों अध्याय ख़त्म होते हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच।